आई बॉल को और हमारे आईलिड को जोड़ता है, पैक स्ट्रक्चर बनाता है ताकि कोई भी चीज डायरेक्टली आंख के पीछे के भाग में आ जाए, इसको बोलते हैं कंजंक्टिवा। ये है आपका कैरेंकल और पिका सेमिनारिस, ये चीज। आइडियली हमारे पास दो आंखें हैं, राइट आई लेफ्ट आई, फिर भी हमें दो चीजें दिखाई नहीं देती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इमेज हमारे रेटिना पे बनती है। रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, रोड सेल्स और कोन सेल्स कलर विजन के लिए होते हैं, रोड सेल्स नाइट विजन के लिए होते हैं, कोन सेल्स डे विजन के लिए होते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी के लिए जो सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे कोन सेल्स, तो मैक्सिमम हमारे फोविया में होते हैं। वो फोविया पे जो लाइट गिरती है या जो भी जहाँ भी लाइट गिरती है उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर, और वो सारे सिग्नल ऑप्टिक नर्व, जो सेकेंड क्रेनियल नर्व है ब्रेन की, उसके थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं। यहाँ एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिक काइस्मा। वहाँ क्या होता है कि आंख के नेजल फाइबर एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, राइट के फाइबर्स लेफ्ट में जाएंगे नेजल साइड के। नेजल साइड का मतलब यानी इतने भाग का, अगर रेटिना आंख को हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो नाक की तरफ के जो फाइबर है वो दूसरी आंख में जाएंगे, और जो इस साइड के फाइबर है टेम्पोरल साइड के, तो वो अपने सेम साइड में जाएंगे। तो यहाँ ये जो क्रॉस मैकेनिज्म बनता है उसकी वजह से क्या होता है, आंख दोनों आंख की इमेज को फ्यूज करके सिंगल बनाती है, और ब्रेन हमारा उसे सिंगल इमेज की तरह इंटरप्रेट करता है, और दोनों आंख होने की वजह से हमें डेप्थ परसेप्शन, कितना खड्डा गहरा है या कोई भी क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें हमें हमारे 3D विजन मिलता है। तो हमारा विजुअल पाथवे जो है, पूरा विजन का जो प्रोसेस होता है हमारा। साउंड इश्यू, आई डोंट हैव एनी इश्यू। साउंड इश्यू आ रहा है किसी को? नहीं सर, नहीं आता है सर आपका नेटवर्क चेक कीजिए जिसको इश्यू आ रहा है वो। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा विजुअल पाथवे है उसका सबसे पहला पार्ट है आपका रेटिना। रेटिना से आपका ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइस्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी या न्यूक्लियस, और ये आपके ऑप्टिक रेडिएशंस, और यहाँ आपका विजुअल कॉर्टेक्स जो हमारा पीछे का लोब है, पोस्टीरियर ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, उसमें और ऑसिपिटल लोब में हमारे विजुअल कॉर्टेक्स होता है या ऑसिपिटल कॉर्टेक्स। अब आंख को अगर आप बीच में से कट करो, आई बॉल को जब आप बीच में से कट सेक्शन में देखो तो आपको जिस तरह से आंख के पार्ट्स दिखेंगे वो इस तरह से। आगे का जो सबसे ट्रांसपेरेंट पार्ट है, एकदम बिल्कुल कांच की तरह क्लियर, उस पार्ट को हम बोलते हैं हमारा कॉर्निया। कॉर्निया का डायप्टर पावर कितना होता है? 43 डायप्टर। एंटी सरफेस का पावर होता है 48 डायप्टर के आसपास, इसका 5.5 के आसपास, ऑलमोस्ट को हम कहते हैं हमारा 43 डायप्टर, -5.5 के आसपास। और उस आयरिस, कॉर्निया और आयरिस के बीच में जो सफेद स्पेस दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। आयरिस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। उस स्पेस में एक फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। सर आपको इश्यू है साउंड का? वी एंड बाकी किसी को इश्यू नहीं है सर? यू हैव एनी इश्यू? आई डोंट हैव एनी इश्यू सर। फ्रॉम माय साइड इज नॉट देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो कॉर्निया, एंटीरियर चैम्बर और आपका आइरिस, उसके बीच में जो अपर्चर बनता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। उसके पीछे जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं आपका पोस्टीरियर चैम्बर, छोटा स्पेस। और उसके बाद आता है आपका लेंस। लेंस अटैच होता है आपके जोन्यूल से, जोन्यूल अटैच होता है सिलरी बॉडी के साथ, सिलरी बॉडी अटैच होती है कॉर्ड के साथ। तो ये पूरा जो वास्कुलर स्ट्रक्चर बनता है वो आइरिस, सिलरी बॉडी और कॉर्ड, और लेंस हमारे जोन्यूल से अटैच रहता है। लाइट जब भी ट्रैवल करती है वो सीधी कॉर्निया से पास होती है, एंटीरियर चैम्बर, पिपिल से पास होने के बाद पोस्टीरियर चैम्बर, लेंस और विट्रियस से पास होने के बाद रेटिना पे गिरती है। तो ये जो पूरा बड़ा चंक आपको दिख रहा है वो है आपका विट्रियस। विट्रियस क्या करता है? आपके शेप को, बोल के शेप को मेंटेन रखने का काम करता है। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4 ml जितना। विट्रियस फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता,
जो होता है स्टेडी रहता है, और जो हमारा एक्वियस चैम्बर है, एक्वियस एंटीरियर चैम्बर है, एक्वियस चैम्बर है, वो फ्रिक्वेंटली नया बनता रहता है और नए फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। ये मैक्युला मैक्युला है, होता है हमारे रेटिना का सबसे सेंसिटिव पार्ट। रेटिना के पीछे आपका कॉर्ड, कॉर्ड के पीछे आपका टफ कोट, जो आपका व्हाइट यहाँ से स्टार्ट हुआ, कॉर्निया से स्टार्ट होके पूरा गोचे घूम के कॉर्निया पे एंड होता है, वो होता है आपका स्क्लेरा। आए पूरा टेनिस की बॉल की तरह है, यानी ऊपर का आप कवर देखो टेनिस के बॉल का, तो जो लेदर का कवर होता है, सॉरी कपड़े का कवर होता है, तो वो है आपका कॉर्निया और स्क्लेरा, सिंपल एग्जांपल के लिए। उसके अंदर अगर आप जाते हो तो एक निकलता है आपका व्हाइट लेयर, उस पर लगाया जाता है गम जैसा, कि ये आपका कपड़ा उस पर चिपक जाए, तो वो हो गया आपका वास्कुलर लेयर। वो है आपका आइरिस, सिलरी बॉडी और कोराइड। और जो सबसे अंदर का लेयर है आपका, वो है आपका रेटिना। अब सुपाइन पोजीशन में अगर पेशेंट सो रहा है और उस तरह से अगर आप काट के देखो, पहले इस पोजीशन में क्या था, पेशेंट आपका बैठा है स्ट्रेट, और आपने उसको बीच सेक्शन से काट के देख रहे हो सामने की साइड से, साइड में से। और जब आपका पेशेंट लेटा हुआ है, यानी कॉर्निया ऊपर की तरफ देख रही है, यानी ऊपर है, तब आप आपके स्ट्रक्चर देखो तो आपको कॉर्निया, एंटीरियर चैम्बर, आइरिस, पिपिल, लेंस, जोन्यूस, पोस्टीरियर चैम्बर, सिलरी बॉडी, कॉरॉइड और रेटिना, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चर। मैंने डिटेल में सब कुछ पढ़ा दिया है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, तो डोंट वरी। रिवीजन क्लास है आज आपका, क्योंकि 3-4 दिन का गैप काफी बड़ा आ गया आपको। और एज पर शेड्यूल, जो मुझे शेड्यूल दिया गया है, उससे हम एक टॉपिक आगे ही चल रहे हैं। सो ये है आपका कॉर्निया, आइरिस, पिपिल, लेंस, विट्रियस बॉडी, रेटिना, कॉरॉइड एंड स्क्लेरा। विजुअल बात से ऑलरेडी मैंने बता दिया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक आइस्मा, ऑप्टिक ट्रैक, लैटरल बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन एंड विजुअल कॉर्टेक्स। आउटर स्ट्रक्चर जो मैंने बताए थे, बाहर स्क्लेरा और कॉर्निया, मिडल वास्कुलर लेयर आइरिस, सिलरी बॉडी और कॉरॉइड, और नियर अंदर का रेटिना। पोस्टीरियर एंटीरियर सेगमेंट की बात करें, यानी आगे का जो भाग बोलते हैं, आगे का पार्ट, उसको बोलते हैं आपका कॉर्निया, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, आइरिस, पिपिल, लेंस, ये जितने भी भाग है लेंस तक के, वो सारे एंटीरियर सेगमेंट में आते हैं। लेंस के पीछे के जो भाग है, विट्रियस, कॉरॉइड और रेटिना, वो आता है आपका पोस्टीरियर सेगमेंट। इस तरह से आंख के डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं। एंट्री सेगमेंट के डॉक्टर अलग, यानी जो कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह करते हैं, कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम है उसकी सर्जरी करते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम है एंटीरियर भाग में, आगे के भाग में, और पीछे के जो पार्ट में प्रॉब्लम होता है, उसे हम कहते हैं आपका पोस्टीरियर सेगमेंट डॉक्टर। रेटिना, कॉरॉइड या ऑप्टिक नर्व में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें जो करना है तो वो पोस्टीरियर सेगमेंट के डॉक्टर करते हैं। एक्सेसरीज क्या क्या होती है हमारे आंख में? आईब्रोज, आईलिड, लैक्रिमल apparatus और एक्स्ट्राओकुलर मसल। आईब्रो बताइए आपको, आई लैशेस होते हैं, आईलिड्स होती है हमारी, 2 लीड होती है, ऊपर के लीड, नीचे की लीड। ऊपर की लीड मूवमेंट करती है, नीचे की लीड स्टेडी रहती है। नीचे वाली पलक हमेशा स्टेडी रहती है, उसमें कोई मूवमेंट ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो मेन मूवमेंट होती है हमारी ऊपर की पलक, आंख को खोलना बंद करना, आंसू को प्रॉपरली स्प्रेड करना आंख के ऊपर, आंख का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ये सारी चीजें हमारी अपर लिड करती है। अपर लिड में भी आई लैशेस होते हैं, उसमें अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं। फिर जो आंसू बने उनको बाहर निकालने के लिए, आंख को वॉश आउट करने के लिए जो हमारा मैकेनिज्म होता है, वो होता है आपका लैक्रिमल apparatus। लोअर पंक्टम, अपर पंक्टम, कैनानिकुली कैनाल, लोअर कैनाल, दोनों मिलकर लैक्रिमल सैक में ओपन होते हैं। लैक्रिमल सैक से बाद आता है इंफीरियर लैक्रिमल कैनाला, फिर नेसोलैक्रिमल डक्ट, बराबर। तो नाक में ये जाके खुलता है, यहाँ पे वाल्व ऑफ हेजलर होता है। एक्स्ट्राओकुलर मसल, 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल होते हैं हमारी एक एक आंख में, दोनों आंख में, एक में 6, दूसरी आंख में 6। तो कौन कौन से मसल होते हैं? मिडल साइड में होता है, वो होता है मीडियल रेक्टस। टेम्पोरल साइड में होता है, वो होता है टेम्पोरल रेक्टस। ऊपर के भाग में होता है, जो आंख को ऊपर ले जाने का काम करता है, वो होता है आपका सुपीरियर रेक्टस। और आंख को नीचे की तरफ लाने का काम करता है, वो होता है आपका इंफीरियर रेक्टस। ये 4 रेक्टस मसल होते हैं। अब आंख की टॉर्सनल मूवमेंट के लिए 2 मसल और होते हैं, उनका नाम होता है ऑब्लिक मसल।
ऑब्लिक मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट, मिडिल रेक्टस बिल्कुल सीधा आया अटैच हो गया, ऊपर रेक्टस सीधा आया ऊपर अटैच हो गया, इंफीरियर रेक्टस नीचे से आया और नीचे अटैच हो गया, लेटरल रेक्टस साइड में से आया और साइड में अटैच हो गया। इसका पाथवे जो है सीधा होता है, जबकि ये ऑब्लिक मसल होती है उनका पाथवे भी ऑब्लिक होता है। मतलब जो हमारे सुपीरियर ऑब्लिक मसल है वो एलपीएस मसल के आसपास स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ एक पुली जैसी होती है, कुएं में से पानी निकालने के लिए हम पुली यूज करते हैं, उस तरह की पुली लगी होती है, वहां से ये मसल पास होता है, ट्रोक्लिया बोलते हैं उस पुली को। ट्रोक्लिया में से पास होने के बाद जाके थोड़ा पीछे की तरफ जाके फिर बाद में रेटिना अपने स्क्लेरा पे अटैच होता है, इसका पाथवे ऑब्लिक होता है। वैसे ही इंफीरियर ऑब्लिक आगे से वहां से स्टार्ट होती है और पीछे की तरफ ट्रैवल करती है नियर टू मैक्युला, जाके अटैच होती है, उसको बोलते हैं इंफीरियर ऑब्लिक। इस तरह से ये रेक्टस मसल है, बिल्कुल सीधी सीधी आती है। ये एलपीएस मसल है आपकी, लिबेटल पापुलर सुपीरियरिस, जो आपकी पलक को ऊपर नीचे करने का काम करती है। एलपीएस मसल आंख को बंद करने के लिए जो मसल होती है वो होती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल। आंख को खोलने के लिए जो मसल नर्व की जरूरत होती है वो होती है थर्ड नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, इन मसल्स को सप्लाई करती है। जबकि सिक्स क्रेनियल नर्व होती है वो सप्लाई करती है हमारे लेटरल रेक्टस मसल को। ठीक है, कॉर्निया के भी 5 लेयर होते हैं, अब तो 6 होते हैं आइडियली, अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्टैंडर्ड, जूनियर थियरी के हिसाब से कॉर्निया के 5 लेयर होते हैं, एपिथेलियम, बायोमेस मेम्ब्रेन, स्टोमा, डस्टमस मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम। इस तरह से layer of cornea epithelium, it is a, इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कॉर्निया के कॉर्निया में ब्लड वेसल होती है? नहीं होती। कॉर्निया इज अवास्कुलर स्ट्रक्चर। अगर कॉर्निया में ब्लड वेसल बनने लगे तो उसका मतलब वो पैथोलॉजिकल हो गया। कॉर्निया कॉर्निया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर, नमस्ते। बोलिए सर, मैं ये बोल रहा हूँ कॉर्निया में अपना जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये थोड़ी इतना डिटेल में थोड़ी जाएंगे, मतलब जो अपना अल्फाबेटिक टाइप क्वेश्चन देते हैं तो उसमें इतना वो ऑनलाइन एग्जाम होगा हमारा, डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वही बोल रहा हूँ। लेकिन ये पूछ सकते हैं कॉर्निया में ब्लड सप्लाई होता है या नहीं होता है, इट इज अ क्वेश्चन। ओके ओके जी सर। कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता, अवास्कुलर। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर है अवास्कुलर? आपका स्क्लेरा, और तीसरा आपका लेंस। ये 3 चीज में ब्लड नहीं होता। आपका एंटीरियर चैम्बर एक्वियस में भी नहीं होता और विट्रियस में भी नहीं होता। जी 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 सर, ओके सर, थैंक यू। कॉर्निया का नर्व सप्लाई, कॉर्निया का नर्व सप्लाई होता है 5th क्रेनियल नर्व से, उसका नाम है ट्राइजेमिनल। मिडिल वास्कुलर लेयर, आइरिस, सिलियरी बॉडी और कॉराइड। मैं डिटेल में नहीं जा रहा। क्रिस्टलाइन लेंस, लेंस में क्या होता है, कंटिन्यूस हमारे फाइबर्स बनते रहते हैं और सेंटर में इकट्ठे होते रहते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तब जो न्यूक्लियस बनता है उसको बोलते हैं आपका एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। उसके बाद जब जन्म लेता है उसको फीटल न्यूक्लियस, इन्फेंटाइल न्यूक्लियस, एडल्ट न्यूक्लियस। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग पोर्शन में उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी अलग अलग कलर में दिखती है, शेडो में दिखती है आपको। कॉर्टेक्स, ये आपकी एंटीरियर चैम्बर डेप्थ चेक करने की टेक्निक। एंटीरियर चैम्बर डेप्थ प्रॉपर है या नैरो है, उसको चेक करने के लिए जो हम टेक्निक का यूज करते हैं उसको बोलते हैं आपकी शैडो टेक्निक। अगर एंटीरियर चैम्बर नैरो है यानी जगह स्पेस कम है दोनों के बीच में, कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एंटीरियर चैम्बर है एंगल वो छोटा बन रहा है, तो उसे बोलते हैं नैरो एंगल। वो चेक करने के लिए हम साइड में से जब टॉर्च लाइट डालते हैं तो हमारी आइरिस है वो पूरी इल्यूमिनेट नहीं होती। जब डेप्थ अच्छी होती है तो हमारी आइरिस पूरी इल्यूमिनेट होती है, तो उससे हमें डाउट जाता है कि इस पेशेंट में ग्लूकोमा होने के चांसेस हो सकते हैं। विट्रियस ह्यूमर, ये आपका थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है,
जो आँख क्या बोल के शेप को मेंटेन करता है, वॉल्यूम को मेंटेन करता है। आँख का सबसे ज्यादा पोर्शन अगर आप देखो तो आपको विट्रियस से दिखाई देगा। रेटिना, रेटिना में मेन पार्ट है वो आपका फोविया। फोविया में जो सेल्स होते हैं वो होते हैं कौन सेल्स? पेरिफेरल रेटिना में जितना हम फोविया से दूर जाते हैं उतने होते हैं हमारे ज्यादा रोड सेल्स। ठीक है, रेटिना के भी 10 लेयर्स होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, ये आपके लिए काम का नहीं है। ये आँख की पोजीशन किस तरह से चेक करते हैं? स्ट्रेट गेज में, टेम्पोरल, नेजल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इस तरह से हम कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज में चेक करते हैं। ये है आईलिड। आईलिड में अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फ्रिन, ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस, मेबोमेन ग्लैंड, साइज ग्लैंड। ये है आपका कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा, कॉर्निया, स्क्लेरा, जहां तीनों अटैच होता है उसको बोलते हैं लिम्बस। लिम्बस से कंजंक्टिवा स्टार्ट होके अपर आईलिड ऊपर की तरफ जाके फिर वापस से हमारी लिड में मायोजिन पे जाके अटैच होता है, उसको बोलते हैं कंजंक्टिवा। आईलिड में प्रॉब्लम हो तो इस तरह की बीमारियां होती हैं, ब्लेफराइटिस, यानी आँख की पलकों में डैंड्रफ होना, उसे बोलते हैं ब्लेफराइटिस। आँख की ग्लैंड ऑफ जायस में इंफेक्शन होने को बोलते हैं आपका स्टाइन। ग्लैंड ऑफ मेबोमेन ग्लैंड में इंफेक्शन होने को बोलते हैं आपका ग्लैंड ऑफ वॉल और मेबोमेन ग्लैंड में उसको बोलते हैं कैलेजियन। एक्ट्रोपियन, आँख की पलक अगर बाहर की तरफ लग जाए तो उसको बोलते हैं एक्ट्रोपियन, अंदर की तरफ मुड़ जाए तो उसको बोलते हैं एंट्रोपियन, और आँख की पलक अगर नीचे रहती है वो ऐसे तो उसको बोलते हैं टोसिस। कंजंक्टिवा में क्या प्रॉब्लम आता है? पिंगुला होता है, आँख आती है, इन्फेक्शन होता है, और ये होता है टेरिजियम बोलते हैं इसको। और आँख के आंसू ले जाने वाले रास्ते में जो कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो ये वाला उसको बोलते हैं एनएलटी ब्लॉकेज या डेक्रोसिस्टाइटिस, डेक्रियोसिस्टाइटिस, नासुर होना। कैसे होता है नासुर? यहाँ से आंसू जा रहे थे, यहाँ ब्लॉक हो गया आपका, तो जो आंसू बनेंगे वो क्या होगा, यहाँ इकट्ठे होंगे, नीचे की तरफ नहीं जा पाएंगे। इकट्ठे होते होते वो बल्ज हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा वहां पे, और ये सूज जाएगा और यहाँ से एडिशनल काढ़ा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका रास्ता गटर भर गई, तो गटर कहते हैं कि पानी बाहर आ रहा है, निकल ट्राई करें, ओवरफ्लो हो गया है ऐसा। टीयर फिल्म, जो हमारी आंख में आंसू बनते हैं उनके भी 3 लेयर है। सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसको म्यूसिन लेयर बोलते हैं, वो बनता है ग्लोबुलर सेल से कंजंक्टिवा में। दूसरा लेयर होता है मिडल एक्वेस लेयर, जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में पानी होता है, फ्लूइड होता है, मैक्सिमम चंक होता है हमारे टीयर फिल्म का। और तीसरा आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो होता है आपका लिपिड लेयर, जो हमारा मेबोमेन ग्लैंड सेलेक्ट करती है आईलिड में से, लिपिड लेयर। डायमेंशन ऑफ एडल्ट आईबॉल इज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm, आगे से पीछे तक वो। अगर आपकी लंबाई मापना है तो 24 मिलीमीटर होती है। आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपकी लंबाई कितनी होती है, 24 मिलीमीटर। कॉर्निया का डायोप्ट्रिक पावर कितना होता है, 43 डायोप्टर। आंख का टोटल पावर कितना होता है, 60 डायोप्टर। लेंस का पावर कितना होता है, 17 डायोप्टर। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। जिसका ना अभी जो क्या बोला था कि वो पानी उधर से जब आंसू के पानी वो नाक से जब वो एक तरह से आपने बोला था, गटर का उदाहरण दिया था आपने, तो उसके लिए कस्टमर को क्या मतलब बोलना चाहिए? उसको डॉक्टर के पास रेफर करना है आपको। अच्छा, ओके। डॉक्टर उसमें सर्जरी करेगा। हम्म। जहाँ रास्ता बंद है वहां से रास्ता खोलेगा सर्जरी ओके करके। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सेकंड जो लेक्चर था हमारा वो था स्कीमेटिक आई, यानी आंख के स्ट्रक्चर को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अलग अलग डेटा दिया उसको बोलते हैं स्कीमेटिक आई, और उस डेटा को और सिंप्लीफाइड किया गया तो उसे कहते हैं रिड्यूस्ड आई। ओके, जस्ट सो गोल्डस्टैंड सबसे पहले जो आंख का स्कीमेटिक आई का डेटा दिया वो एक्यूरेट, वो था गोल्डस्टैंड
data on the respective indices. So cornea का इंडेक्स था 1.376, एक्वियस ह्यूमर, टीयर फिल्म और विट्रियस का 1.336, लेंस के कोर का 1.406 और लेंस के सेंटर का जो होता है लेंस का कोर का 1.406 और लेंस कॉर्टेक्स का जो होता है वो होता है 1.386। कॉर्निया का डायोप्ट्रिक पावर अकॉर्डिंग टू बुस्टेड आपको याद रखना है, कॉर्निया का डायोप्ट्रिक आंख का टोटल पावर 60 डायोप्टर, कॉर्निया का 43 और लेंस का 17 डायोप्टर। जब लेंस रिलैक्स कंडीशन में है, जब लेंस एकोमोडेशन करेगा तो उसका पावर जितना वो एकोमोडेशन करेगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। कर्वेचर की बात की थी गुलस्टैंड ने, अलग अलग पार्ट के अलग अलग कर्वेचर दिए हैं। वो है आपके एंटी सरफेस कॉर्निया 7.7 mm, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया 6.7 mm, एंटी सरफेस ऑफ लेंस कॉर्टेक्स 10 mm, एंटी सरफेस ऑफ लेंस कोर 7.91 mm, posterior surface of the lens core 5.76 mm and posterior surface of lens core 6 mm. Position of the optical element होता है, कहाँ होते हैं हमारे एलिमेंट, कितनी दूरी पे होते हैं, अगर आप देखो तो कितनी साइज है आँख की, तो ये बताने के लिए सबसे अगर पहले हम कॉर्निया से स्टार्ट करें तो 0 स्केल मीटर, आधा मीटर मिलीमीटर। उसके बाद आपका लेंस आता है, एंटी सरफेस 3.6 मिलीमीटर पे और पोस्टीरियर सरफेस जो आती है लेंस की वो 7.2 मिलीमीटर पे। रिड्यूस्ड आई को सिंप्लीफाइड करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डेटा थे, तो लिस्टिंग ने क्या डेटा दिया, प्रिंसिपल पॉइंट, नोडल पॉइंट, फोकल। प्रिंसिपल पॉइंट 1.5 mm बिहाइंड द कॉर्नियल प्लेन, नोडल पॉइंट 7.2 मिलीमीटर बिहाइंड द कॉर्निया और एंट्री फोकल पॉइंट 15.7 mm इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निया और पोस्टीरियर फोकल पॉइंट 22.9 मिलीमीटर बिहाइंड द कॉर्निया। डॉल्टस ने क्या किया, उसको और सिंप्लीफाइड किया, कॉर्निया का डायोप्ट्रिक पावर 60 डायोप्टर, लेंस का पावर 17 डायोप्टर और आंख का टोटल पावर 60 डायोप्टर, इसे उसने और सिंप्लीफाइड। फिर बात की थी हमने ऑप्टिकल एब्रेशन की। एब्रेशन क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो उसके ओरिजिनल साइज या शेप में से कितना हमें अलग दिखाई देता है, उसे कहते हैं एब्रेशन। एब्रेशन के टाइप है आपके स्फेरिकल एब्रेशन, कोमा, एस्टिग्मेटिज्म, सारी चीजें हमारे लिए कायम की। सो एब्रेशन के टाइप, जब आप सिंगल सोर्स ऑफ वेवलेंथ का यूज करते हैं तो उसको मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन कहा जाता है। जब आप मल्टीपल व्हाइट लाइट का यूज करते हैं जिसमें अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ है तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्यों होता है, जो पेरिफेरल रेज होती है वो ज्यादा कन्वर्ज होती है और थोड़ा नजदीक फोकस होती है, और जो सेंट्रल रेज होती है थोड़ा दूर जाके फोकस होती है, कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बनता है उसे बोलते हैं आपका स्फेरिकल एब्रेशन। So let's finish कोमा, जब ऑफ एक्सिस रेज है, जब सेंटर में से रेज नहीं आ रही, साइड में से रेज आ रही है और अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रही है तो कोमेट इमेज बनती है, कोमा की तरह इमेज बनती है या धूमकेतु की पूंछ की तरह इमेज बनती है, तो उसे कहते हैं आपका कोमा एब्रेशन। तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म, जब लेंस की सरफेस में ही अलग मेरिडियन में अलग अलग पावर हो, यहाँ अलग पावर यहाँ अलग पावर, तो उसकी वजह से अलग अलग पॉइंट पर रेज फोकस होती है और उसे कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। उसके बाद आता है आपका डिस्टॉर्शन, यानी जो भी ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं और वो डिस्टॉर्टेड दिखे हमको, तिरछा दिखे या मैग्निफिकेशन या मिनिफिकेशन हो रहा हो, तो जब भी माइनस लेंस होगा हाई नंबर का तो उसमें बैरल से डिस्टॉर्शन होगा, और जब भी प्लस नंबर होगा हाई साइज का तो उसमें माइनस लेंस पिन कुशन डिस्टॉर्शन होगा। प्लस लेंस देने से, हाई प्लस पावर देने से पिन कुशन डिस्टॉर्शन होता है। सो ये कहाँ हमें काम आते हैं एब्रेशन, देखो
तो ये स्पेरिकल एब्रेशन है। स्पेरिकल एब्रेशन है, ये पेरिफेरल रेज यहाँ फोकस हो रही है और सेंट्रल रेज यहाँ फोकस हो रही है। तो अब अगर हमें इसको अलग अलग पॉइंट वाले रेज को एब्रेशन को कम करना हो तो क्या कर सकते हैं हम क्या करेंगे, लेंस की फ्रेम की साइज थोड़ी छोटी रखेंगे, जिसमें नंबर ज्यादा हो उसमें छोटी साइज की फ्रेम रखोगे आप, आई साइज छोटा रखोगे तो उससे फायदा ये होगा कि आई साइज ए साइज बी साइज दोनों छोटी रखोगे तो ये जो पेरिफेरल रेज का जो पोर्शन था उसको हमने काट दिया फिटिंग करते समय, तो पेरिफेरल रेज कम हो गई तो ये जो फॉर्मेशन था वो कम हो जाएगा और क्वालिटी ऑफ विजन बढ़ जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी हाई नंबर हो तो फ्रेम छोटी साइज का लेना चाहिए और ग्लासेस माइनस नंबर में लार्ज डाया लेना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो उतना, ताकि पेरिफेरल पार्ट कट जाए और थिकनेस भी कम दिखे और साथ में एब्रेशन को भी कंट्रोल मिले। और जबकि प्लस नंबर यूज कर रहे हो तो जितना ऑप्टिमम की डायमीटर की जरूरत है उतना मिनिमम कम से कम लेना चाहिए, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से हम स्पेरिकल एब्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। फील्ड ऑफ कर्वेचर, जो भी आप ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो लीनियर ऑब्जेक्ट और आपको कर्व दिखे तो उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ कर्वेचर। क्रोमेटिक एब्रेशन, जब पॉलीक्रोमेटिक यानी मल्टीपल सोर्स व्हाइट लाइट जब भी लेंस में से पास हो रही है, प्रिज्म में से पास हो रही है और अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रही है उसकी वेवलेंथ के हिसाब से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। ब्लू रेज जल्दी फोकस होती है और रेड रेज बाद में फोकस होती है। विजुअल एक्यूटी, विजन कैसे चेक करते हैं मैंने आपको 2-3 बार बता चुका है, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल दिस पार्ट। फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं विजुअल एक्यूटी को, वो है आपके रिफ्लेक्टिव एरर, कहाँ इमेज कर रही है रेटिना पे वो, इंटेंसिटी कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है रेटिना पे वो, पिupil की साइज कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, लेटरल इल्यूमिनेशन एंड क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा, और नेचर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग फील्ड का कैसा है नेचर उस पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट, कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और स्पेक्ट्रिकल नेचर ऑफ द लाइट किस तरह का यूज किया है, और टारगेट और आई मूवमेंट्स, एक्सपोजर ड्यूरेशन, वो आपको सारे मेंटेन करते हैं विजुअल एक्यूटी में। What is the definition of legal blindness? If the person cannot achieve visual acuity in the better eye by 6/60 or the above better eye, even the best possible correction देने के बाद भी vision 6/60 तक नहीं आ रहा, then that person is considered legally blind. The patient should refer to for further management with low vision gentlemen. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी तक कोई किसी को क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? नो सर। हेलो सर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था आपका? हाँ मैम। सर आपने जितनी भी स्लाइड्स दिखाई है अभी उस सभी को यानी डिटेल में स्टडी करना है क्या? नहीं, ये तो क्वेश्चन उतना अगर आपको आता है तो बहुत हो गया, मोर देन इनफ। ओके ठीक है। वो क्वेश्चन एक्चुअली वो एग्जाम के हिसाब से ना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टडी करें और क्या नहीं। एग्जाम के लिए मैंने बताया ही था पहले दिन से, फर्स्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ तो उतना ही प्रिपेयर करने है सिर्फ? नहीं उतने ही नहीं, किस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं उतने नहीं, क्या आपको पेपर थोड़ी मिलेगा, आपको उससे रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू। हिस्ट्री में क्या क्या पूछोगे आप, वो खास मैंने बताया था। आपकी कंप्लेंट के बारे में पूछोगे, फिर सिस्टमिक हिस्ट्री पूछोगे, फिर ऑक्यूलर हिस्ट्री पूछोगे आप, ठीक है, वो चीज देखनी होती है। फिर टॉर्च लाइट में क्या क्या चेक करोगे आपको वो बताना होगा, ठीक है।
पढ़ जाएंगे, वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा आपको। हेलो सर, हाँ बोलिए मैम। अभी जो असाइनमेंट करने के लिए कहा है ना, तो सभी डिटेल में करना पड़ेगा सर अभी? हाँ जितना आपको आता है उतना करना है आपको। अभी जब एटोनॉमी ऑफ आई, स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई, सब डेफिनेशंस विद डायग्राम भी करना है। हेलो, क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल होते हैं, एग्जाम की चिंता मत करो अभी से। नहीं सर, असाइनमेंट सबमिट करना है कहा ना 30 जनवरी तक। हाँ वो आप सबमिट कर सकते हो, नो इशू। नहीं वही तो, ये सभी डेफिनेशंस विद डायग्राम करना पड़ेगा असाइनमेंट। मुझे नहीं पता असाइनमेंट में आपको क्या दिया है। असाइनमेंट जब आपको अपने पास रखना है। कोई लेटर को खाली 4 में से एक को एबीसीडी का दीजिए जाएगा, उसमें ये नहीं करना है शायद। Yes. In last lecture we have discussed about transposition and hand neutralization. हैंड नोटिफिकेशन। हेलो एक्सक्यूज मी सर, मैं ये बोल रहा हूँ एग्जाम का एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस अभी मत कीजिए, इट इज फार अवे, अभी बहुत दूर है एग्जाम आपके। अच्छा, और सर एक जनरल क्वेश्चन ये क्वेश्चन दिए जाएंगे कि क्या क्या एग्जाम में होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके अगर हिसाब वन से अटेम्प्ट में तो मैं बता रहा हूँ, क्लियर एग्जाम बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। वन अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो नेक्स्ट कितने अटेम्प्ट मिलते हैं बंदे को, और उसका कुछ चार्जेबल भी ये सारी डिटेल्स आपको कॉलेज में पूछनी होगी। आई डोंट हैव एनी आइडिया। अच्छा सर क्लास पढ़ाओ, ये बाद में पूछ लेना। हाँ वही मैंने बोला ना, सबको वही बोला। उल्टे सवाल पूछिए। क्वेश्चन अभी एग्जाम रिलेटेड नहीं, आपको जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ मैंने पूरा रिवाइज करवाया आपको, फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। बस, तो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन मुझे मत कीजिए, ठीक है? मैं आपके एग्जाम लेने वाला नहीं हूँ, जो भी लेगा वो आपको क्वेश्चन करेगा, मैं नहीं करने वाला, ठीक है? आप वैसे करोगे तो मुझे नींद आ जाएगी, because I have full night asleep. लाइट टेस्टिंग में कैटरेक्ट भी चेक हो सकता है। Sorry, लाइट टेस्टिंग में कैटरेक्ट भी चेक हो जाता है। sir, I'm not getting what you are saying. I'm not getting actually.